Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स चैप्टर 8 हमारा चल रहा था और चैप्टर 8 में हम बफर्स वाले टॉपिक में थे और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो भी बफर सीरीज़ का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम बफर कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने हेंडरसन इक्वेशन देखी और हमने एसिटिक एसिड वाली एग्जांपल देखी। हमने कहा जब कंसंट्रेशंस इक्वल होंगी तो पीएच क्या होगी बफर की। अगर आप साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो पीएच में क्या चेंज आएगा, और अगर आप साल्ट की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं तो पीएच में क्या चेंज आएगा। सारे के बाद हमने एक रेंज डिफाइन की कि बेहतर रेंज जो है वो बफर कैपेसिटी की वो यही है, इससे ऊपर या नीचे अगर आप पीएच वाला बफर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा जो बफर कैपेसिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी। अब उस टॉपिक के एंड में ना बेस की एक एग्जांपल थी, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वो आप लोगों ने वो इक्वेशन लिख के उसकी हेंडरसन इक्वेशन बनानी है। अमोनिया और वाटर का रिएक्शन था और उसके लिए आपने ना उसकी हेंडरसन इक्वेशन ज़रूर बनानी है। आज हम स्टार्ट करेंगे जी अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बफर कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम बफर कैपेसिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि बफर कैपेसिटी है क्या। कहते हैं जी द कैपेबिलिटी of a buffer solution। आप बफर सोल्यूशन के अलावा ना सिंपली बफर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ बफर सोल्यूशन टू resist change in pH when a small amount of acid or base adds in it। जरा बात को गौर से सुनिएगा। डेफिनेशन तकरीबन वही है जो आपने बफर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। बफर आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को। मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं। हमने पढ़ा था बफर्स के लिए कि वो सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को, कब? जब स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर दिया जाए सॉल्यूशंस में। लेकिन बफर कैपेसिटी में सिर्फ एक वर्ड ऐड होगा, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कहते हैं सलाहियत को। तो कैपेबिलिटी यानी कि सलाहियत ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड इट। यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें जब आप एसिड और बेस, एसिड या बेस ऐड करेंगे, उनमें जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी कि वो पीएच में चेंज के अगेंस्ट मुज़ाहमत करें, रेजिस्ट करें, उनकी बफर कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बफर सॉल्यूशन है, दोनों की पीएच लेट से 5.0। मैंने दोनों में स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड कर दी। बेस ऐड करने से पीएच बढ़ेगी। एक सॉल्यूशन की पीएच 5.2 हो गई और एक सॉल्यूशन की पीएच 5.05। अब आप देखेंगे कि दोनों में से किसकी पीएच में चेंज कम आया। तो 5.05 माइन्यूट चेंज है, तो इट मींस कि ये जो 5.05 वाला बफर है ना, इसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा काबिलियत है कि ये पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सके। तो दैट इज़ दी क्या उसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ बफर कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, इसके बाद ना हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि बफर कैपेसिटी से हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बफर कैपेसिटी की मदद से ना हम क्या कर सकते हैं, हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना एसिड या बेस ऐड किया जा सकता है किसी बफर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विद द हेल्प ऑफ बफर कैपेसिटी हम मेजर कर सकते हैं
क्वांटिटेटिवली कि हाउ मच एसिड और बेस कैन बी एडेड इन इट से मुराद बफर कि बफर कैपेसिटी की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि किसी बफर में कितना एसिड या बेस ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि बफर कैपेसिटी की मदद से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि या बफर कैपेसिटी जो है वो जो मोलैरिटीज़ है ना इनके साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ और उस लाइन को फिर मैं बाद में ना डिफाइन भी करता हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं जी बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर कैन बी मेजर्ड बाय द साइजेस ऑफ एक्चुअल मोलैरिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर कैन बी measured by sizes of actual molarities of components of buffer। बड़ी सिंपल मैंने दो बातें की। पहली बात यह कि बफर की मदद से हम करते क्या हैं या बफर कैपेसिटी हमें बताती क्या है। वो कहता है जी बफर कैपेसिटी बताती है ये एक्चुअली मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है किस चीज़ की कि किसी बफर में आप कितना एसिड या कितना बेस ऐड कर सकते हैं, किस हद तक वो पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकता है। दूसरे नंबर पे आप बफर कैपेसिटी मालूम कैसे कर सकते हैं। कहते हैं जी कि बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर कैन बी मेजर कैसे बाय साइजेस ऑफ एक्चुअल मोलैरिटीज। यहाँ पे मैं सिंपल अगर वर्ड मोलैरिटी भी कह दूँ ना तो कुछ गलत नहीं होगा कि अगर आपको मोलैरिटीज पता होगी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बफर, और कंपोनेंट में आपको पता है दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एसिड है और एक उसका साल्ट भी आप कह सकते हैं या आप कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं। अगर आपको इनकी मोलैरिटीज पता है तो आप इजीली बफर कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। अब बफर कैपेसिटी से मेरी मुराद क्या है, अब ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बफर कैपेसिटी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट किस हद तक पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगी, उसकी सलाहियत क्या है। फॉर एग्जांपल आप एक मेडिसिन लेने जाते हैं, आपने एक मेडिसिन ली, आपने जब उस मेडिसिन को देखा तो उसके पीछे ना उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। एक्सपायरी डेट क्या बताती है? एक्सपायरी डेट बताती है कि ये जो मेडिसिन थी इसकी पीएच ये है, आप इसको इस डेट से पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डेट के बाद ये जो मेडिसिन है इसकी पीएच चेंज हो सकती है। यानी कि इस मेडिसिन में जो हमने बफर इस्तेमाल किया वो बफर इस मेडिसिन की पीएच को फलां डेट तक मेंटेन करेगा, इस डेट के बाद बफर इनएक्टिव हो जाएगा, पीएच जो है मेडिसिन की वो चेंज हो सकती है और अगर पीएच चेंज होगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह आप कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं, आप देखते हैं जी उसके पीछे की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, तो वो एक्सपायरी डेट्स होती ही इन मोस्ट केसेस होती ही इसलिए हैं क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसकी पीएच आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम क्यों चेंज हुई, पहले चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि बफर ने पीएच को मेंटेन रखा था। बफर को जितने टाइम के लिए आप रख सकते थे उस टाइम तक बफर ने अपना एक्शन किया और उसके बाद बफर फिर पीएच को मेंटेन नहीं रखता, पीएच चेंज होती है और मेडिसिन आपके लिए एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इसकी एग्जांपल थी। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम बफर कैपेसिटीज को मालूम कर सकते हैं मैथमेटिकली। जी, तो सेकंड था जी बफर कैपेसिटी को फिर हम मेजर कर सकते हैं किस तरह, अगर हमें साइज ऑफ एक्चुअल मोलैरिटीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बफर पता हो। कंपोनेंट मैंने आपसे कहा जी दो हैं, एसिड है और कंजुगेट बेस है, या अगर मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करके लिखना चाहूँ तो मैं इसे साल्ट भी कह सकता हूँ। लें जी, अब ना हम किस तरह से बफर कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब
हैंडरसन इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, दोनों एसिड और बेस दोनों के लिए। हैंडरसन इक्वेशन अगर मैं एसिड के लिए लिखूंगा तो दैट इज pH, ये आपके पास इक्वल होगी pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसी तरह हमने बेस के लिए भी हैंडरसन इक्वेशन पढ़ी, और बेस के लिए क्या थी, दैट इज POH इक्वल हो जाएगा PKB प्लस log, जहाँ जहाँ A आ रहा है वहाँ पे अपने B लिख देना, यानी कि बेस लिख देना, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इस इक्वेशन में ना अगर आप एसिडिक बफर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एसिड की कंसंट्रेशन साल्ट की कंसंट्रेशन की रेशो पुट करेंगे और आप pKa की वैल्यू पुट करेंगे और आपको बफर कैपेसिटी का आइडिया होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 1, लेट्स सपोज कि मेरे पास ना एक बफर है एसिटिक एसिड और इसका साल्ट यानी कि सोडियम एसिटेट। ठीक है, एसिटिक एसिड यानी कि एसिडिक बफर है। अब इनकी कंसंट्रेशंस किस तरह ली है, अब जरा मैं उनकी कंसंट्रेशंस को भी डिस्कस करूंगा साथ साथ। तो लेट आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है दैट इज CH3COOH। एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन हमने रखी 0.09 मोलर, 0.09 मोलर आपने कंसंट्रेशन का एसिड लिया, और इसमें जो साल्ट यानी कि जो हमारे पास CH3COONA साल्ट की कंसंट्रेशन ली दैट इज 0.11 मोलर। तो मैं इसे कुछ इस तरह लिखूंगा कि 0.11 मोलर। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या, हमने कहा जी कि हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें हमने एक बफर प्रिपेयर किया, और इस बफर में हमने क्या क्या ऐड किया, CH3COOH विच इज़ एसिड, और इसके साथ साथ हमने एसिड कितना लिया 0.09 मोलर, और इसी तरह हमने इसमें CH3COONA साल्ट और ये 0.11 मोलर साल्ट लिया। हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले तो इसकी pH जो है ना वो कैलकुलेट कर लेनी है। अब स्टूडेंट्स इसकी pH क्या होगी, कितनी होगी इस बफर की pH, उसको देखने के लिए ना हमारे पास वापस वही आपके पास हैंडरसन इक्वेशन आ जाती है। हम क्या करेंगे जी, एसिड के लिए हैंडरसन इक्वेशन लिखेंगे pH, और ये सारा इक्वल होगा pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। वैल्यूज पुट करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी pH इक्वल होगा 4.74, क्योंकि एसिटिक एसिड के लिए pKa की वैल्यू मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ 4.74, और नेक्स्ट आप लिखेंगे जी प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट आपके पास क्या है 0.11 डिवाइडेड बाय 0.09। स्टूडेंट्स जब आप इनको सॉल्व करके log लेंगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर को आप 4.74 में ऐड कीजिए, आपके पास जो pH का आंसर आएगा दैट इज pH आपके पास इक्वल आ जाएगी 4.92। इतनी pH का आपने बफर तैयार कर लिया। जो बफर आपने तैयार किया इतनी कंसंट्रेशन लेने के बाद जब बफर आपके पास बना उसकी pH क्या होगी ये। अब केमिकली अगर ना हम इस इक्वेशन को ज़रा देखें तो ये इक्वेशन हमें केमिकली क्या बताती है। ये इक्वेशन कहती है जी कि आपके पास था CH3COOH और ये
आयनाइज होगा किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो साल्ट भी है। साल्ट क्या है जी, CH3COONA, और साल्ट आयनाइज होगा किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब ज़रा बेटे गौर से देखिएगा, इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या ली थी, 0.09 मोल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0.09, इसी तरह इसकी जो कंसंट्रेशन थी 0.11 और यहाँ पे ये कंप्लीटली आपके पास जो है ना साल्ट तो 100% जो है वो आयनाइज हो जाएगा। अब ये केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी बफर के लिए भी। अब होगा क्या, लेट्स से व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, और कितनी बेस आपने ऐड की, आपने बेस की जो वैल्यू लेनी है दैट इज 0.01 मोलर। आपने जब 0.01 मोलर बेस ऐड की, when 0.01 molar of NaOH added, आपने क्या किया, आपने इस बफर में 0.01 मोलर NaOH जो है वो ऐड कर देनी है। अब ये बफर में जब आप NaOH ऐड करेंगे तो अब क्या होगा, दो बातें आपने याद रखनी है यहाँ पे कि ये जो NaOH है ना ये 100% आयनाइज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब होगा क्या, मैं दोबारा से इक्वेशन लिख रहा हूँ कि आपके पास था CH3COOH, ठीक है, और ये आयोनाइज हो रहा था किसमें, ये बेटे आयोनाइज हो रहा था CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। अगर आप क्या करते हैं, आप इसमें, अच्छा इनकी कंसंट्रेशन कितनी थी जी, 0.09 मोलर। आपने क्या किया, आपने इसमें बेस ऐड कर दी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ OH, आपने ना इसमें बेस ऐड की और बेस कितनी थी, 0.01 मोलर। अब होगा क्या, ये जो बेस है ना OH नेगेटिव, इसे कौन कैप्चर करेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, इससे एसिड कैप्चर करेगा। यानी कि एसिड इस बेस के साथ मिल के न्यूट्रलाइज होगा। कितना एसिड न्यूट्रलाइज होगा, जितनी बेस मौजूद है। इसका मतलब पहले जो एसिड था 0.09 मोलर था, अब इसमें से इतना एसिड इस बेस के साथ मिलेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब कि अब जो आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन बची दैट इज 0.08 मोलर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी जो थी ना वो बेस ने इस एसिड को इस्तेमाल किया। अब ओवरऑल आपके पास कंसंट्रेशंस क्या बच जाएंगी, मैं लिखूंगा जी कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH आपके पास स्टार्ट में कितनी थी, आपके पास स्टार्ट में थी जी 0.09 मोलर। ठीक है, और कितना एसिड कम हुआ, जितनी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कितनी बेस के साथ, 0.01 मोलर के साथ। तो इसका मतलब कि -0.01 मोलर, जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.08 मोलर आपके पास एसिड बच गया। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट CH3COONA, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है ना, मैं ये लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ आपको, दैट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA, ये साल्ट है। और तकरीबन सारे के सारे जो एसीटेट आयन हैं वो Na से ही मिल रहे हैं इस साल्ट से। तो इसका मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन का। तो यहाँ पे जो एसीटेट आयन थे, अब मैं इसे एसीटेट आयन लिख रहा हूँ।
तो यहाँ पे जो एसीटेट आयन थे उनकी कंसंट्रेशन स्टार्ट में क्या थी 0.11 अब जब ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास फर्दर एसीटेट आयन बनेंगे क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कितने आयन बनेंगे? जितना एसिड रिएक्ट करेगा, तो 0.01 मोलर एसिड ने रिएक्ट किया, इसका मतलब इतने ही एसीटेट आयन बनेंगे। तो अब मैं ना ऐड कर दूंगा इसको 0.01 मोलर। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.12 मोलर। अब आपने क्या करना है, आपने आफ्टर एडिंग बेस जो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन चेंज हुई, अब आपने इनकी इन कंसंट्रेशंस पे हेंडरसन इक्वेशन ऐड कर जो है ना वो देखनी है और आपने पीएच कैलकुलेट करनी है। तो मैं नेक्स्ट इस तरफ आ रहा हूँ। हेंडरसन इक्वेशन क्या थी? पीएच आपके पास इक्वल थी pKa और साथ में, तो अब ना pH log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एक छोटी सी मिस्टेक हुई, जरा वो देख लीजिएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर था 4.83। ये जरा आप ना करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी सारा कुछ वही है, 4.83 इसका आंसर होगा। अब हेंडरसन इक्वेशन आपने जब बेस ऐड करी, बेस ऐड करने से क्या हुआ कि एसिड और बेस की कंसंट्रेशन चेंज हुई। अब आपने ना आफ्टर एडिंग बेस अब दोबारा से हेंडरसन इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पीएच आपके पास इक्वल हो जाएगी 4.74, क्योंकि मुझे पता है एसिटिक एसिड के लिए पीके वैल्यू यही है, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट दैट इज 0.12 और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज 0.08। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास पीएच किसके इक्वल आएगी 4.92। अब स्टूडेंट्स ये दो जो वैल्यूज आई यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये जो पीएच थी, ये पीएच थी बफर की। आपने क्या किया, आपने इतनी पीएच वाले बफर में इतनी बेस ऐड की। अगर आप इतनी बेस क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, इफ 0.01 मोलर NaOH एडेड इन वाटर, तो क्या होता है, पीएच जो है वाटर की वो चेंज होती है फ्रॉम 7 to 12। यानी कि अगर आप इतना NaOH वाटर में ऐड करेंगे ना तो वाटर की पीएच चेंज हो जाएगी फ्रॉम 7 to 12, यानी कि पीएच में अच्छा खासा चेंज आ रहा है। फिर हमने कहा जी कि इतनी ही बेस क्यों ना हम बफर में ऐड करें। तो जब हमने बफर में बेस ऐड की तो केमिकली क्या हुआ, मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा कि जो OH हैं बेस के वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। कितना एसिड यूटिलाइज होगा, जितनी OH की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो जब आपने OH का रिएक्शन करवाया, पहले कंसंट्रेशन 0.09 थी, OH ने रिएक्ट किया बेस के साथ, जो एसिड के साथ, और जो बाकी एसिड बचा 0.08। मैंने कहा जी कि मैं रिएक्शन के बाद की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। एसिड की कंसंट्रेशन जितनी बेस थी ना, मैंने वो एसिड की कंसंट्रेशन में से माइनस कर दिया, ठीक है। एसिड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तो एसीटेट आयन ज़्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि OH H पॉजिटिव को यहाँ से ले जाएगा और आपके पास बाकी ना साल्ट बच जाएगा एसीटेट आयन। यानी कि जितना एसिड यूटिलाइज हुआ उतना ही साल्ट बन गया। तो ये साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने आफ्टर एडिंग बेस जो दोनों कंसंट्रेशंस थी, मैंने हेंडरसन इक्वेशन में वैल्यूज पुट की तो मैंने देखा कि मेरे पास आंसर आ रहा है 4.92। इतनी बेस अगर वाटर में ऐड करेंगे तो पीएच 7 से 12 की तरफ जा रही है, 5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। लेकिन जब आपने इतनी ही बेस बफर में ऐड की तो जो पीएच का चेंज आ रहा है वो कितना है, आप देखेंगे अगर तो 4.92,
92 माइनस 4.83, तो आंसर आपके पास आएगा 0.9 ऑलमोस्ट। तो जनाब इतना जो है ना वो आपके पास चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब जो बफर सोल्यूशन था उसने चेंज के अगेंस्ट क्या किया, रेजिस्ट किया। तो यही हमने देखना था। तो जितना चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट ज़्यादा होगा उतनी ही बफर कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, बेहतर होगी। तो इसके लिए ना लास्ट में एंट्री टेस्ट के लिए आप एक लाइन ज़रूर याद रखिएगा कि जितनी मोलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी बफर कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइजेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटीज़ ऑफ कंपोनेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बफर कैपेसिटी के। इसका मतलब क्या है, ज़रा इसे भी देख लेते हैं। देखिए आपने ना दो बफर बनाने हैं। एक बफर उसकी पीएच लेट से 5, दूसरे बफर की पीएच भी 5 है, यानी कि दो बफर बनाए जिनकी पीएच कितनी है, 5 है। फ़र्क क्या रखा, एक जो बफर था ना, लेट से दोनों ही एसिडिक बफर हैं, दोनों ही एसिटिक एसिड के बफर हैं। एक बफर की जो कंसंट्रेशन थी वो 1 रखी, 1 मोल पर डीएम क्यूब, और जो दूसरा बफर था उसकी कंसंट्रेशन आपने 0.1 मोल रखी। इसका मतलब एक जो बफर है उसमें मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन पीएच सेम है, दूसरे बफर में मोलर कंसंट्रेशन कम है लेकिन पीएच इसकी भी 5 है। अब दोनों बफर्स की पीएच तो 5 ही है। अब होता क्या है, आप दोनों में ना सेम अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड कीजिए, स्मॉल अमाउंट लेकिन सेम अमाउंट ऐड कीजिए। होगा क्या, वो बफर जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा थी यानी कि जो 1 मोलर था उसमें पीएच में जो चेंज आएगा वो बड़ा कम होगा, लेकिन वो बफर जिसकी मोलर कंसंट्रेशंस कम थी, 0.1 मोल थे, उनमें पीएच में चेंज ज़रा ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर बफर में मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी तो बफर में पीएच के अगेंस्ट चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक बफर है केस 1, मैं आपसे कहता हूँ जी कि इसमें CH3COOH की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 1 मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह जो साल्ट है इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है, 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये केस 1 था। एक केस 2 है, मैं कहता हूँ जी कि इसमें जो एसिड की कंसंट्रेशन है CH3COOH दैट इज़ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए किसकी बफर कैपेसिटी अच्छी है या कौन सा वो बफर है जो पीएच में चेंज के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, तो आपके पास मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, साइज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटीज ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बफर कैपेसिटी। जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी उसकी बफर कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनकी मोलैरिटी ज़्यादा है, लिहाजा इनकी बफर कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बेटे आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत इजी था, हमने बफर कैपेसिटी को डिस्कस किया। हमने बताया कि बफर कैपेसिटी एक मैयर, हमें ना क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि किसी बफर में कितना एसिड या बेस ऐड कर सकते हैं कि उसकी पीएच में चेंज बड़ा कम आए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बफर कैपेसिटी को मालूम किया जा सकता है। हमने कहा कि हमें साइजेस ऑफ मोलैरिटीज़ ऑफ कंपोनेंट ऑफ बफर जो हैं वो मालूम होने चाहिए। हेंडरसन इक्वेशन इस्तेमाल की, ठीक है। और फिर हमने कहा जी एग्जांपल है हमारे पास, हमने एसिड की कंसंट्रेशन ली और साल्ट की कंसंट्रेशन ली, इनकी कंसंट्रेशन को हेंडरसन इक्वेशन में अप्लाई किया और हमारे पास बफर की पीएच आ गई। फिर हमने कहा जी कि लेट से अब हम क्या करेंगे, इस बफर में बेस ऐड करेंगे। याद रखिएगा इतनी बेस अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर की पीएच इतनी चेंज हो जाएगी, लेकिन इतनी बेस जब हमने बफर में जो थी वो ऐड की तो बफर की जो पीएच थी उसमें जो चेंज आया दैट वाज वेरी माइन्यूट। इसका मतलब बफर सॉल्यूशन ने पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट किया। वो बफर सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उनकी बफर कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से लिखने के लिए यूनिक नोट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।